हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पे मैं नीट बायो से रिलेटेड उन टॉपिक्स को कवर करता हूँ जो या तो डिफ़िकल्ट होते हैं या उनसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन या ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिन टॉपिक्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होती है आपको या रिटेन करना मुश्किल होता है, मैं ऐसे टॉपिक इसमें कवर करता हूँ। आज भी एक ऐसा ही टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। I am Dr. Narang, and today I am going to talk about pancreas endocrine part, and that part you very well know is islets of Langerhans. तो शुरू करते हैं। पहले देखिए कौन कौन से पॉइंट्स में इसमें कवर करूंगा। सबसे पहले हम लेंगे नेचर ऑफ ग्लैंड, किस टाइप की है, क्या पेंक्रियास प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड है। दूसरा, एंडोक्राइन पार्ट्स क्या हैं पेंक्रियास में। तीसरा पॉइंट, किस टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं एंडोक्राइन पार्ट में, उन सेल्स के नाम क्या हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से हार्मोन्स उन सेल से सिक्रीट होते हैं और उन हार्मोन्स के फंक्शन क्या हैं। उसके बाद डायबिटीज मेलिटस, आप फैमिलियर हैं टर्म से, और डायबिटीज इंसिपिडस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और लास्ट में हम लेंगे टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज में क्या फर्क होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेचर ऑफ ग्लैंड क्या है। जो पेंक्रियास है वो एक्सोक्राइन भी है ग्लैंड, जैसे आप सलेवरी ग्लैंड पढ़ते हैं, सिबेशियस ग्लैंड पढ़ते हैं, स्वेट ग्लैंड पढ़ते हैं, वो एक्सोक्राइन है। लेकिन ये एंडोक्राइन भी है, जैसे थायराइड है या पिट्यूटरी है, उसकी तरह से एंडोक्राइन। लेकिन ना तो प्योर एंडोक्राइन है और ना ही प्योर एक्सोक्राइन है, ये एक मिक्स ग्लैंड है। क्योंकि इससे दो टाइप के सिक्रीशन प्रोड्यूस होते हैं। जो एक्सोक्राइन पार्ट है उससे प्रोड्यूस होते हैं पेंक्रियाटिक जूस, और जो एंडोक्राइन पार्ट है उससे प्रोड्यूस होते हैं हार्मोन्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो कौन सा होता है। तो एक्सोक्राइन पार्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो आपको बड़े स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दूसरा स्ट्रक्चर है ऐसा ही, ये तीसरा स्ट्रक्चर है। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एसिनाई, सिंगुलर में बोलते हैं एसिनस। इसमें एसिनर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एसिनर सेल्स के ग्रुप को ही हम एसिनस बोलते हैं सिंगुलर में, और प्लूरल में एसिनाई बोलते हैं। और ये जो एसिनर सेल्स हैं उनके न्यूक्लियाई दिखा रखे हैं डार्क कलर में, साइटोप्लाज्म उतना क्लियर नहीं है। तो ये एसिनर सेल्स जो हैं ये पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती हैं जो डक्ट से पास होता है। कभी कभी बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और एक बार शायद ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, उसमें था कि अगर पेंक्रियाटिक डक्ट को बंद कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, तो ग्लूकोज की अमाउंट पे क्या फर्क पड़ेगा, वो बढ़ेगी या कम होगी। ग्लूकोज की अमाउंट हार्मोन से रेगुलेट होती है और हार्मोन्स कभी डक्ट से पास नहीं होते, इसलिए पेंक्रियाटिक डक्ट को ब्लॉक करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हार्मोन पे। तो दूसरा पार्ट हम लेते हैं, वो है इसका एंडोक्राइन पार्ट, वो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यहाँ पे मैंने एक आइलेट दिखा रखा है, आप अगर डायग्राम में ठीक से देख पाए तो ये आइलेट है। इस टाइप के आइलेट्स होते हैं, ये बाकी एक्सोक्राइन पार्ट दिखाया हुआ है। लेकिन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस इसलिए नाम दिया है कि पॉल लैंगरहैंस साइंटिस्ट का नाम है,
जिसने इन्हें फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, रिपोर्ट किया था, तो उसी के नाम पर, पॉल लैंगरहेंस के नाम पे, इनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस बोलते हैं। लेकिन ये एंडोक्राइन पार्ट पूरी पेंक्रियास का सिर्फ 2% होता है, ओनली 2% ऑफ होल पेंक्रियास। 80-85% जो पेंक्रियाटिक जूस बनाता है एसिनाई होते हैं, और बाकी ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यू। तो 2% ओनली 2% पार्ट, दैट इज द एंडोक्राइन पार्ट विच सिक्रीट हॉर्मोन्स। तो ये मैंने उसकी एक एग्जांपल इसकी वो एक दे दी है पिक्चर, जिससे कि आइलेट का आपको आइडिया हो जाए कि आइलेट किस टाइप के होते हैं। लेकिन आप देखते हैं हम आइलेट में जो एंडोक्राइन पार्ट है उसमें कौन कौन सी सेल्स होती हैं। तो एंडोक्राइन पार्ट में या आइलेट्स में 3 तरह की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। मैंने सीक्वेंस में लिखा है ए, बी एंड डी, जिससे आपको लर्न करने में आसानी हो। इसी सीक्वेंस में मैं इनके हार्मोन्स बताऊंगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा बाद में। तो इन तीनों सेल से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, इन सेल्स की परसेंटेज नंबर क्या होता है, और उन हार्मोन्स के जो सिक्रीट होते हैं उनके फंक्शन क्या हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अल्फा सेल। ठीक है, आप साथ साथ मेरे समझते रहिए, आपको कहीं भी कोई डाउट होने की गुंजाइश नहीं है। मैं हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स 10 to 20% होती हैं, और जो हार्मोन ये सिक्रीट करती हैं वो ग्लूकेगोन हार्मोन है। ध्यान रखिए, तीनों टाइप की सेल आइलेट के अंदर ही होती हैं, अल्फा सेल भी, बीटा सेल भी और डेल्टा सेल भी। तो मैं अल्फा सेल की बात कर रहा हूँ, वो हार्मोन जो सिक्रीट करती हैं वो है ग्लूकेगोन। ग्लूकेगोन हार्मोन का फंक्शन देखिए क्या होता है, ये हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन है। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, ग्लाइसेमिक ग्लूकोज के लिए टर्म है, जो ग्लूकोज की अमाउंट ब्लड में बढ़ा दे, वो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। बढ़ाता कैसे है ग्लूकोज की अमाउंट, ये ग्लाइकोजन जो लीवर में होता है, वैसे तो मसल में भी होता है, लेकिन लीवर में जो ग्लाइकोजन है ये उसको ग्लूकोज में चेंज कर देता है। तो ग्लाइकोजन से, एक ग्लाइकोजन में करीब 30 मॉलिक्यूल होते हैं ग्लूकोज के, तो ग्लूकोज उससे बनेगा तो ग्लूकोज की अमाउंट ब्लड में बढ़ जाएगी। इसलिए इस ग्लूकेगोन को हम हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। ये क्योंकि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज बनाता है, इसलिए इस प्रोसेस को ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। ग्लाइकोजन और लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, सो इट कॉजेज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू फॉर्म ग्लूकोज। सिंपल। इसलिए टर्म्स मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि टर्म्स को कभी कभी समझने में मुश्किल होती है, तो वो आपको नहीं होगी मुश्किल। उसके बाद दूसरी एक टर्म ग्लूकेगोन से रिलेटेड है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। मान लीजिए लीवर में ग्लाइकोजन कम है, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, या पर्सन स्टारवेशन में है, तो उस समय तो ग्लाइकोजन की अमाउंट कम हो जाएगी। ऐसे केस में ये हार्मोन जो ग्लूकेगोन है, ये हार्मोन प्रोटीन्स को मोबिलाइज कर देगा, फैट को मोबिलाइज कर देगा, फैटी एसिड और अमीनो एसिड से ग्लूकोज बना लेगा। और क्योंकि फैटी एसिड और अमीनो एसिड से ग्लूकोज बन रहा है, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं दोनों। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज, नियो मीन्स नई सोर्स से, और जेनेसिस मीन्स जेनरेट करना, मीन्स नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। फैटी एसिड और अमीनो एसिड से ग्लूकोज बना सकता है अगर ग्लाइकोजन नहीं है तो। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकेगोन दोनों फंक्शन करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट भी कर सकता है, और फैटी एसिड, अमीनो एसिड से भी वो ग्लूकोज बना सकता है। अब इस हार्मोन को हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर फ्रॉम मैंने लिखा हुआ है कॉर्टिसोल एंड एड्रिनलिन। कॉर्टिसोल आपको पता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है, और एड्रिनलिन एड्रिनल मेडुला का हार्मोन है। कॉर्टिसोल का फंक्शन दोनों सेम है, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी करता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी जरूरत पड़ने पे करता है कॉर्टिसोल। इसी टाइप से एड्रिनलिन भी दोनों फंक्शन कर सकता है, यही फंक्शन जो ग्लूकेगोन के हैं वो दोनों एड्रिनलिन भी कर सकता है। इसलिए कॉर्टिसोल, एड्रिनलिन और ग्लूकेगोन तीनों हार्मोन फंक्शनली सिमिलर हैं,
और इस के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो है सिनर्जिस्टिक। जो फंक्शनली ऑपोजिट होते हैं उनको एंटागोनिस्टिक बोलते हैं, बट यहां पर कॉर्टिसोल, एड्रिनलिन, दे आर सिनर्जिस्टिक टू ग्लूकेगोन। क्लियर? आगे मूव करें, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब लेते हैं बीटा सेल्स। बीटा सेल्स 70 to 80% होती है। अल्फा सेल आपने देखी हैं 10 to 20% थी। ये 70 to 80% बीटा सेल्स हैं। ये जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं वो है इंसुलिन। अगर उसके हिसाब से आ जाए, परसेंटेज के हिसाब से कि अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल में सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, ऑब्वियस है बीटा सेल सबसे ज़्यादा होती हैं 70 to 80%। और ये हार्मोन सिक्रीट करती हैं इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो है वो लॉन्ग बैक बेंटिंग बेस्ट ने प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में आइसोलेट किया था। और इंसुलिन का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इसमें दो चेन होती हैं, एक अल्फा चेन, एक बीटा चेन। अल्फा चेन में 21 अमीनो एसिड होते हैं, बीटा चेन में 30 होते हैं। टोटल इंसुलिन के एक मॉलिक्यूल में 51 अमीनो एसिड होते हैं। उन अमीनो एसिड की सीक्वेंस क्या, ये सब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में फ्रेडरिक सेंगर ने दिया था। और इन तीनों साइंटिस्ट को, बेंटिंग, बेस्ट एंड सेंगर, तीनों को नोबेल प्राइज मिला था इस पे। दैट वाज ए इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। तो चाहे वो आइसोलेशन का था या उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का। अब लेते हैं इसके फंक्शन क्या है, इंसुलिन के फंक्शन, और कैसे ये फंक्शन जो है वो ग्लूकेगोन के फंक्शन से डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखिए हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है, वहां पर था हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन ग्लूकेगोन में। हाइपो मीन्स कम करना, ग्लाइसेमिक ग्लूकोज के लिए, ऐसा हार्मोन जो ग्लूकोज की अमाउंट ब्लड में कम कर दे। ये कम कैसे करेगा, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। आपने ग्लूकेगोन में पढ़ा था वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन यहां तो बिल्कुल रिवर्स है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब ग्लूकोज की अमाउंट ब्लड में कम हो जाएगी, इसलिए इसको हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। कैसे कम हो जाएगी, ये करेगा क्या, ग्लाइकोजन बना देगा, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का प्रोडक्शन, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाएगा। तो फंक्शनली अगर आप देखें इंसुलिन और ग्लूकेगोन को कंपेयर करें तो ये दोनों एंटागोनिस्टिक हैं, फंक्शनली ऑपोजिट हैं। इंसुलिन ग्लूकोज की अमाउंट ब्लड में कम करता है, ग्लूकेगोन बढ़ा देता है। एक ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है ग्लूकेगोन, और ये ग्लाइकोजेनेसिस करता है। तो बिल्कुल डिफरेंट है फंक्शन। एक दूसरा फंक्शन जो इंसुलिन का है वो है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ा देता है, जिससे सेल जो हैं वो ग्लूकोज को यूज कर सके। अब देखिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं, हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। अगर इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में बीटा सेल से सिक्रीट नहीं हो रहा तो जो डिसऑर्डर है उसे हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस, जिसे नॉर्मली डायबिटीज कह देते हैं। मेलिटस कोई टर्म यूज नहीं करता, जनरली हम डायबिटीज बोल देते हैं। इस डायबिटीज में बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगी वो आप देखिए, बायोकेमिकल चेंजेस की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले क्योंकि यहाँ इंसुलिन कम सिक्रीट हो रहा है तो एक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ जाएगी। ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ जाएगी, इसका मतलब ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होना, उसे बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। अब हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा इंसुलिन की डेफिशिएंसी से, हाइपोसिक्रीशन से। दूसरा, ग्लाइकोसूरिया, टर्म को ध्यान से देखिए, ग्लाइको ग्लूकोज के लिए टर्म है और URIA यूरिन के लिए है। ये UREA नहीं है, यूरिया जो एक्सक्रीटरी मैटर होता है वो नहीं है, ये URIA है, ये यूरिन के लिए टर्म है। इसका मतलब ग्लूकोज यूरिन से जाने लगता है।
किडनी की मैंने थ्रेशोल्ड वैल्यू लिख दी है कि कहाँ तक ग्लूकोज को 100% रीअब्जॉर्ब कर सकता है। तो नॉर्मली 70 to 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड ग्लूकोज होती है, लेकिन वो 100 से 120, 140, 80 तक भी पहुंच जाए तो भी ये किडनी 100% रीअब्जॉर्ब कर लेगी और यूरिन में ग्लूकोज नहीं जाएगा। लेकिन डायबिटीज़ मेलिटस के केसेस में ग्लूकोज की अमाउंट जो है वो ब्लड में बढ़ जाती है, 300, 400, 600 तक भी पहुंच सकती है, और इतनी अमाउंट जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा है, किडनी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। इसका मतलब ग्लूकोज यूरिन में जाना शुरू हो जाएगा। तो दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चेंज हुई बॉडी के अंदर कि वो ग्लूकोज यूरिन से पास होने लगा। इसके लिए हम टर्म जो यूज करते हैं वो है ग्लाइकोसूरिया। थर्ड एक और टर्म मैंने दी है कीटोन्यूरिया, क्योंकि इंसुलिन कम हो गया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी कम हो जाएगी तो वो ग्लूकोज यूज नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि ब्लड में ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज तो भरा पड़ा है पूरे ब्लड में, लेकिन वो उसे यूज नहीं कर पाएंगे, और यूज नहीं कर पाएंगे ग्लूकोज को तो वो फैटी एसिड से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और उसकी वजह से कीटोन बॉडीज बन जाएंगे। और ये कीटोन बॉडीज भी आप स्पेलिंग में देखिए URIA लिखा हुआ है, ये भी यूरिन से पास होने लगेंगे। अभी 1 या 2 साल पहले नीट में क्वेश्चन आया था कि 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं उसके डायबिटीज मेलिटस के, तो उसमें ग्लाइकोसूरिया कीटोन्यूरिया दोनों दिए हुए थे। एनसीईआरटी बुक में है मेंशन ये, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया जिससे कि आप इसे ठीक से समझ सकें। हाइपरग्लाइसीमिया भी आंसर हो सकता है। डेफिशिएंसी इंसुलिन की हाइपरग्लाइसीमिया भी करती है, ग्लाइकोसूरिया भी करती है, कीटोन्यूरिया भी करती है। लेकिन पहचान कैसे होगी कि इस पर्सन को डायबिटीज मेलिटस हो गई है? तो उसके कुछ सिम्टम्स मैं आपको बता देता हूं। पहला सिम्टम जो है वो पॉलीडिप्सिया, क्योंकि यूरिन से वाटर ज़्यादा जा रहा है, यूरिन डाइल्यूट है, ग्लूकोज भी पास हो रहा है, उसके साथ वाटर भी ज़्यादा जाएगा, तो उस केस में प्यास ज़्यादा लगेगी, पॉलीडिप्सिया हो जाएगा। उसके बाद ग्लूकोज वेस्ट बहुत हो रहा है, भूख भी ज़्यादा लगेगी, पॉलीफेजिया होगा उसमें पर्सन में, उसको बहुत भूख और प्यास लगेगी, यूरिन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। हीलिंग डिले हो जाएगी। हीलिंग डिले होने की एक ही वजह है कि ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ गया है, शुगर बहुत हो गई है, एंड बैक्टीरिया एंजॉय शुगर। तो जहाँ भी कहीं इन्फेक्शन होगा, कहीं कट लग गया है, कोई इंजरी हुई है, तो वहाँ बैक्टीरिया जो है मल्टीप्लाई कर जाएंगे बहुत तेजी से, तो वो हीलअप ही नहीं हो पाएगा। इस वजह से हीलिंग डिले हो जाती है, रेटिना डैमेज हो जाता है। ऐसे पर्सन जिनको डायबिटीज मेलिटस है, दे आर प्रोन टू कार्डियक एंड रीनल डिजीजेस। उसके लिए भी उनको चांसेस ज़्यादा होते हैं कार्डियक डिजीज के या किडनी की डिजीज के, रीनल डिजीजेस के। ये था बीटा सेल में जो हार्मोन है इंसुलिन, उसके हाइपोसिक्रेशन की प्रॉब्लम। अब हम डायबिटीज को नेक्स्ट में कंपेयर करेंगे, तो हम चलते हैं डायबिटीज मेलिटस को हम कंपेयर करेंगे डायबिटीज इंसिपिडस से। याद रखने के लिए मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट दे दिया, दोनों हाइपोसिक्रीशन से होते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डायबिटीज मेलिटस हो या डायबिटीज इंसिपिडस हो, डायबिटीज दोनों हाइपोसिक्रीशन से होती है। पहली डायबिटीज मेलिटस आपने अभी पढ़ी है, वो इंसुलिन के हाइपोसिक्रीशन से थे। लेकिन जो डायबिटीज इंसिपिडस होती है वो वासोप्रेसिन के हाइपोसिक्रीशन से है। वासोप्रेसिन रिलीज तो पिट्यूटरी से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ऑक्सीटोसिन भी वासोप्रेसिन भी, लेकिन ये पिट्यूटरी का हार्मोन नहीं है, ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, इसलिए इसको न्यूरो हार्मोन बोलते हैं। तो वासोप्रेसिन जो है ये यूरिन को कंसंट्रेट करता है, और यहां पे मैंने लिखा हाइपोसिक्रीशन। अगर हाइपोसिक्रीशन इसका होगा तो ये यूरिन कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा, यूरिन की अमाउंट बढ़ जाएगी। ऐसा ही डायबिटीज मेलिटस में भी होता है, लेकिन उसके साथ ग्लूकोज भी रिलीज होता है। यहाँ पे यूरिन डाइल्यूट तो होगा
लेकिन ग्लूकोज नहीं होगा। अब आप टर्म्स को ध्यान से सुनिए। डायबिटीज का मतलब होता है फ्लो करना, मेलिटस का मतलब है हनी या शुगर। इसका मतलब यूरिन में शुगर, डाइल्यूटेड यूरिन है, उसमें शुगर फ्लो कर रही है, दिस इज डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज अगेन फ्लो एंड इंसिपिडस मीन्स नॉट स्वीट, मीन्स वाटर तो है उसमें ज्यादा लेकिन शुगर नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, इसलिए उसको डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। तो जब यूरिन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड हो तो हम टर्म यूज करते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। और जब डाइल्यूटेड यूरिन या फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन ज्यादा हो लेकिन उसके साथ शुगर भी, ग्लाइकोसूरिया भी हो रहा है, तब हम उसे बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। लेकिन जो याद रखने की चीज है, दोनों हाइपोसिक्रीशन से हैं। तो कोई सी भी डायबिटीज पूछ ली जाए, आप बिल्कुल आंख मीच के लिख सकते हैं कि वो डायबिटीज जो है हाइपोसिक्रीशन से होगी। ठीक है, तो आगे चलें, आप मेरे साथ हैं ना? गुड। तो डायबिटीज मेलिटस की अब बात करते हैं। डायबिटीज मेलिटस दो तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। आपने डायबिटीज तो सुनी है, टाइप 1 टाइप 2 शायद आप डिफरेंशिएट ना कर पाए हों। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि टाइप 1 टाइप 2 में क्या फर्क है। टाइप 1 डायबिटीज बाय बर्थ होती है जनरली, उसमें बीटा सेल्स नहीं बनती, इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट कि ये जुवेनाइल डायबिटीज होती है या बाय बर्थ ही होती है, ये ठीक नहीं है। ये किसी भी एज में हो सकती है। ये डिजीज जो है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। इसका मतलब पर्सन की बॉडी का इम्यून सिस्टम बीटा सेल्स को फॉरेन सेल्स जो है वो समझ लेता है और उनको डैमेज कर देता है। और जब बीटा सेल डैमेज हो जाएंगी तो इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनेगा, नो इंसुलिन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। और इसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। तो दो चीजें आप याद रखेंगे इसे। वैसे तो कॉमन नेम जुवेनाइल डायबिटीज है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इसमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनती क्योंकि बीटा सेल या तो बचपन से होंगी नहीं और या ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। याद रखने के लिए और मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आपने नाम सुना है वसीम अकरम का, पाकिस्तानी क्रिकेटर। जब वो करीब 31 ईयर्स की एज में थे तब उनको डायबिटीज हो गई थी और बाद में पता लगा कि वो डायबिटीज ओल्ड एज वाली डायबिटीज नहीं है, वो डायबिटीज थी टाइप 1, ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से हुई थी, इस डिसऑर्डर की वजह से हुई थी। अगर आपको वो भी सरप्राइजिंग नहीं लगता, मैं एक दूसरी एग्जांपल देता हूं। थेरेसा मे की आपने नाम सुना होगा, यूके की प्राइम मिनिस्टर रही हैं थेरेसा मे। उनको 57 ईयर्स की एज में डायबिटीज हुई और ऑब्वियस है, मान के चलते हैं कि ओल्ड एज डायबिटीज होगी, नहीं, दैट वाज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वो टाइप 1 डायबिटीज थी। तो टाइप 1 डायबिटीज किसी भी एज में हो सकती है। हाँ, जनरली क्योंकि ये बीटा सेल्स इनमें नहीं बनती है, जुवेनाइल डायबिटीज बोल देते हैं। लेकिन ये आप ध्यान रखिए, मैंने एग्जाम्पल इसलिए दी हैं कि आपको याद रहे कि ये किसी भी एज में हो सकती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसका रीजन है। टाइप 2 डायबिटीज की बात करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज रूटीन जो ओल्ड एज डायबिटीज है इसके लिए बोलते हैं। ये माइल्डर फॉर्म है। माइल्डर फॉर्म इन द सेंस इसमें इंसुलिन बनता तो है, कम बनता है, मीन्स बीटा सेल्स कम इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही हैं। इस केस में उसमें तो इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, टाइप 1 में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास क्योंकि बीटा सेल ही नहीं है। लेकिन इसमें इंसुलिन बन तो रहा है, कम बन रहा है, तो इसमें टैबलेट वगैरह ले सकते हैं। कितनी बार बच्चे पूछते हैं कि इंसुलिन इंजेक्शन से ही क्यों लिया जाता है, उसकी टैबलेट क्यों नहीं बना देते। लेकिन इंसुलिन प्रोटीन है, अभी मैंने आपको बताया, अगर वो प्रोटीन आप लेंगे गट कैविटी में जाके वो डाइजेस्ट हो जाएगी प्रोटीन, बाकी प्रोटीन की तरह से, तो हार्मोन काम ही नहीं करेगा, इसलिए इंजेक्शन से जरूरी है। टाइप 2 डायबिटीज में कुछ लोग आपने देखा होगा टैबलेट लेते हैं, उसे जो ओल्ड एज डायबिटीज है
वो कंट्रोल रहती है। लेकिन वो टैबलेट इंसुलिन की नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो आप। इंसुलिन तो ले ही नहीं सकते गट कैविटी के थ्रू, या ओरली ले ही नहीं सकते। वो टैबलेट होती हैं या तो वो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज कम बनाएंगी जिससे डायबिटीज के सिम्टम ना हो, और या वो इन बीटा सेल को स्टिमुलेट कर देंगी जिससे और इंसुलिन बना लें बीटा सेल्स। तो दोनों में से कोई एक काम करेंगी वो जो ड्रग्स लेते हैं, जो टैबलेट लेते हैं। वो टाइप 2 पे। टाइप 1 में कोई गुंजाइश नहीं है, वहाँ तो बीटा सेल ही नहीं है, तो आप उन्हें स्टिमुलेट क्या करेंगे। तो ये डिफरेंसेस थे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में। तो अब चलते हैं थर्ड टाइप की सेल की तरफ। डेल्टा सेल सिर्फ 5% होती हैं, सबसे कम डेल्टा सेल होती हैं, अप्रॉक्सीमेट 5%। ये जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं वो है सोमेटोस्टैटिन। इससे पहले कि मैं इसके फंक्शन बताऊं, ये सोमेटोस्टैटिन हाइपोथैलेमस से भी सिक्रीट होता है। लेकिन हाइपोथैलेमस से जब सिक्रीट होता है तो हम इसे बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, GHIH, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को रोक देता है। स्टैटिक का मतलब ये होता है रोकना। यहां पे डेल्टा सेल में सोमेटोस्टैटिन सिक्रीट होता है। इसका फंक्शन देखिए क्या है। ये अल्फा सेल के सिक्रीशन जो ग्लूकागोन है और बीटा सेल का जो सिक्रीशन है इंसुलिन, ये इनके सिक्रीशन को रोक देता है। ग्लूकागोन भी सिक्रीट नहीं हो पाएगा और इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो पाएगा अगर सोमेटोस्टैटिन की अमाउंट बढ़ जाएगी तो दोनों के फंक्शन। ये क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ है कि सोमेटोस्टैटिन कहाँ से सिक्रीट होता है, और उसमें दो चॉइस दी हुई हैं जो नीट के आंसर है। उसमें दिया हुआ है पेंक्रियास एंड हाइपोथैलेमस। तो ध्यान रखिए दोनों से सिक्रीट होता है सोमेटोस्टैटिन। और इसके साथ हम एंड पे पहुंच गए हैं। तो इसमें ध्यान रखिए डेल्टा सेल के बाद अब हम जो हैं सारे पॉइंट्स हमने कवर कर दिए हैं। और अगर आपको फिर भी कोई पॉइंट ऐसा हो जो क्लियर ना हो, या आप कोई क्वेरी हो, आपकी कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसे लिख दें। और अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल रही है वीडियो आपके लिए, यू फाइंड इट यूज़फुल, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर and subscribe. Thanks for watching. Happy learning and bye bye.